द बेंगल सेलर्स by Sarojini Naidu. सरोजिनी नायडू एक्चुअली सरोजिनी जो थी, जिनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ था हैदराबाद में, जिनका डेथ हुआ था लखनऊ 2 मार्च 1949 को, एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और ये जो परिवार था, आज जो बांग्लादेश है, ईस्ट बंगाल, वहां के ये परिवार थे। उस समय तो ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल नहीं था, समझ रहे हैं आप? उस समय तो बांग्लादेश वगैरह वगैरह ये सब तो था नहीं, सब तो एक भारतवर्ष हुआ करता था। तो इसीलिए आपको समझने के लिए मैं बोल रहा हूं कि वो ईस्ट बंगाल की थी, जिन्होंने मिस्टर नायडू से शादी किया और वो बनी सरोजिनी नायडू। बचपन में इनका जो पढ़ाई लिखाई रहा, हैदराबाद अपना वहां पर उन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई कंप्लीट किया। फिर मद्रास गई हायर एजुकेशन के लिए, लंदन गई हायर एजुकेशन के लिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना स्टडी कंप्लीट किया। इस तरह से वो, आप सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो शी वॉज अ हाईली क्वालिफाइड लेडी। उस जमाने में लंदन कैम्ब्रिज में पढ़ना मतलब, समझ रहे हैं आप, हमारे घर वाले लोग आंगन से बाहर नहीं निकल रहे थे। हाँ या ना? पहले बताओ। हमारी घर की औरतों को आंगन से द्वार पर जाना मना था, और उस जमाने में वो इतने एडवांस की लंदन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ करके वो आई हैं रिटर्न। और केवल पढ़ी नहीं, सी बिकम फर्स्ट इन प्रेसिडेंसी इन 1891। आप समझ लीजिए कि कितना मतलब इंटेलिजेंट और कितना वो मेधावी थी। सी बिकम अ पोएटेस, कवित्री बनती हैं, और ए फ्रीडम फाइटर, आजादी की लड़ाई में इनका भी योगदान रहा। ठीक है, क्योंकि शी वॉज ए मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस में वो एक मेंबर थी, ठीक है, और फ्रीडम फाइटर। रोमांटिक, ये जो पोएम लिखा करती थी ना, वो रोमांटिक बेस्ड होता था। एक्चुअली शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड या इंस्पायर्ड भी कह सकते हो फ्रॉम पर्शियन एंड उर्दू पोएटिक ट्रेडिशन से वो इंस्पायर्ड थी। कौन बोलो? सरोजिनी नायडू। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, ध्यान से सुनो, ये इनके कुछ मशहूर पोएम्स हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, द फेदर ऑफ डॉन, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, और आपका चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो, द बेंगल सेलर्स। ऐसे हालांकि और भी है, मैंने कुछ लिखा है, और भी है। बेंगल सेलर्स, चूड़ी बेचने वाला या चूड़ी बेचने वाले। और अगर पुराने जमाने की बात करेंगे तो चूड़ी बेचने वाला नहीं होता था, चूड़ी बेचने वालियां होती थी। चूड़ी हारिन कहा जाता था हमारे गांव में। चूड़ी बेचने वाला तो था ही नहीं ना उस जमाने में, जेंट्स लोगों को अलाउड ही नहीं रहता था। लेडीज लोग लेडीज का बिजनेस करती थी, वो जेंट्स वाला बिजनेस जेंट्स करते थे, इस टाइप का था। और अपने अपने अलग अलग उम्र की महिलाएं, अलग अलग उम्र की महिलाएं अपने अपने हिसाब से कलर चूज करके
क्या खरीदती थी? चूड़ियां खरीदती थी। बैंगल चूड़ियों को कहा जाता है, चूड़ियों को, कांच की चूड़ियां। अच्छा, सेल, SELL, सेल वर्ब है, बेचना। टीच वर्ब है, पढ़ाना। लेकिन उसी के साथ ER लग जाता है तो वो नाउन बन जाता है, टीच का टीचर, पढ़ाने वाला। वैसे ही सेल के साथ ER लगा, सेलर, बेचने वाला। और सेलर्स, बेचने वाले, प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, यानी कि बेचने वाला, बेचने वाले। लेकिन बेचने वाली अगर उस जमाने के हिसाब से बात करें तो, क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ माने मेल फीमेल दिया नहीं है, तो हम लोग दोनों को ही पकड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को ही ले सकते हैं। सरोजिनी नायडू ने इस चैप्टर में चूड़ी बेचने वाले का के भाषा में लिखा है। आपको लगेगा कि ये बात सरोजिनी नायडू नहीं बोल रही हैं, बैंगल सेलर्स बोल रहे हैं। माने ये भाषा पूरा किसका है? बोलो, बैंगल सेलर्स का। और वो क्या कह रहे हैं, एक एक लाइन देखोगे, अब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि बैंगल सेलर्स आर वी। किताब देखिए, और मैं अगर आपको कहूं कि आप इसको सीधा करके पढ़िए तो क्या होगा? वी आर बैंगल सेलर्स। हम लोग चूड़ी बेचने वाली हैं। बेचने वाली या वाला, यहां तो कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर हमारे से पूछो तो उस जमाने के हिसाब से वाली होगा। अब इस पर आप लोग टीचर से जाकर के स्कूलों में जाकर तर्क मत, गिरी सर तो वाला बोले हैं सर, आप वाली बोल रहे हैं। अच्छा, गिरी सर वाली बोले हैं, आप वाला बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इट्स इंग्लिश अगेन। ओके, नाउ बैंगल सेलर्स आर वी, या यूं कैसे कहते हैं कि वी आर बैंगल सेलर्स। हम लोग चूड़ी बेचने वालियां हैं या वाले हैं। Who bear our shining loads to the temple fair, जो हम लोग बियर करते हैं। बियर मतलब होता है कैरी। बियर मीन्स व्हाट? कैरी, ढो के लाते हैं अपने शाइनिंग लोड्स। इधर देखो, लोड्स, माथे पर वो लोड्स, किस चीज का? चूड़ियों का, चमकती हुई चूड़ियों का, शाइनिंग लोड्स। अब समझ में आया? चमकती हुई चूड़ियों का भार हम लोग लेकर आते हैं। और ये लोड्स कहां लेकर आते हैं हम लोग? टू द टेम्पल फेयर। कहां? मंदिर के मेले में। कहां लेकर आते हैं? टेम्पल फेयर, मंदिर के मेले में। अब खुशी से चूड़ी बेचने वाले जो बैंगल सेलर्स हैं, खुशी से कहते, कौन खरीदेगा इसको? पता है कौन खरीदेगा? हु विल बाई दिस डेलिकेट, ये जो डेलिकेट, डेलिकेट यानी कि सॉफ्ट, टेंडर, कोमल, डेलिकेट, ये जो गोल गोल चूड़ियां हैं, सॉफ्ट। हु विल बाई दिस डेलिकेट, कौन खरीदेगा इस कोमल, डेलिकेट, ब्राइट, चमकता हुआ, रेनबो टिंटेड, यानी कि रेनबो कलर्ड। ये अच्छा, रेनबो का मतलब क्या होता है? शतरंगी, इंद्रधनुष बोलते हैं, मगर 7 रंग का, तो ये उसी को हम लोग बोलते हैं सतरंगी। ये सतरंगी चूड़ियों को कौन खरीदेगा? जो सर्किल्स ऑफ लाइट हैं, सर्किल्स ऑफ लाइट माने चमकते हुए ये गोल सर्किल जो हैं, इसको कौन खरीदेगा? ये वो खुद कहते हैं और फिर खुद ही जवाब देते हैं। खरीदेगा कौन? तो हमारी बेटियां, है ना, घर की बहुएं, है ना,
लस्ट्रस टोकन, ये एक टोकन है, ये एक सिंबल है, चमकता हुआ। लस्ट्रस मीन्स होता है चमकता हुआ, शाइनिंग। लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइव्स, ये एक टोकन है, चमकता हुआ टोकन है खुशहाल जीवन का। रेडिएंट लाइव्स, खुशहाल, हैप्पी लाइव्स, खुशहाल जीवन का ये क्या है, एक टोकन है। किनका? फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स, खुशहाल बेटियों का, खुशहाल पत्नियों का। मतलब चूड़ियों से ही पता चल जाता था कि बेटियां कितनी खुशहाल हैं, चूड़ियों से पता चल जाता था कि घर की बहू कितनी खुशहाल है। अब समझ में आया? उम्र चेंज होते ही चूड़ियों का रंग बदल जाता है। जो कलर 3 से 18 साल की बच्चियां पहनती हैं, वो कलर 19 से लेके 30 साल की बच्चियां नहीं पहनती। मेरे लिए, तुम्हारे लिए तो बच्चियां नहीं है, मेरे लिए। और सुनो, और जो 19 से 30 वाली पहनती हैं, वो 31 से 60 वाली नहीं पहनती। और जो 60 से रेस्ट वाली पहनती हैं, वो ऊपर में कोई नहीं पहनती। हाँ या ना बताओ? कलर सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग कलर। ये मैंने ड्रॉ किया है, ये जो स्लैब बनाया मैंने बनाया है, ऊपर नीचे हो सकता है। और ये किसके मुताबिक बनाया? उस जमाने के मुताबिक बनाया है, क्योंकि 18 साल के बाद किसी का कोई रुकता ही नहीं था, अनमैरिड सबकी शादियां हो जाती थी। 14 से शुरू होता था शादी, किसी का 14 में, किसी का 15 में, किसी का 16, 17, 18, जाते जाते सबका शादी खत्म हो जाता था। अच्छा, लड़कों का भी, लड़कों का भी 20 जाते जाते लड़कों का भी शादी खत्म, और भी पहले। ओके, नाउ लिसन, ओए लिसन लिसन। तो अलग अलग एज और अलग अलग कलर की चूड़ियां उनके मुताबिक, मतलब चूड़ियों से पता चल जाता था, चूड़ियों से पता चल जाता था कि वो किस उम्र की लड़कियों के लिए है। ठीक है? सम आर मीट फॉर ए मेडेन्स रीस्ट, कुछ चूड़ियां हैं जो मेडेन्स रीस्ट, मेडेन मतलब होता है अनमैरिड गर्ल, मेडेन माने क्या होता है? अनमैरिड गर्ल। फिर से बोलो, कंवारी लड़कियां। रीस्ट माने क्या होता है? कलाई। कुछ चूड़ियां हैं जो कंवारी लड़कियों के लिए है, और वो कंवारी लड़कियों वाला जो कलर होता है वो ऑलमोस्ट सिल्वर ब्लू। अब ये सिल्वर, कौन सा सिल्वर और कौन सा ब्लू? पहाड़ के ऊपर, माउंटेन के ऊपर जो मिस्ट यानी कि कुहासा जो छाया रहता है और सूरज का लाइट पड़े और एकदम चांदी की तरह जो चमकता रहता है ना, और नीला आसमान, तो वो ब्लू और वो फॉग मिस्ट सिल्वर कलर में, वही बोली कर, सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, जैसे पहाड़ के ऊपर वो कुहासा छाया रहता है, उस टाइप का सिल्वर या ब्लू कलर का वो चूड़ियां होता है। किनके लिए? मेडेन्स के लिए, कंवारी लड़कियों के। Some are flushed like the birds that dream on the tranquil brow of woodland stream. Some are flushed, कुछ फ्लस्ड यानी कि रेडेंड कलर का, लाल रंग का, लाल लाल चूड़ियां। ठीक है ना, लाल चूड़ियां। Some are flushed, किनके लिए? उन बर्ड्स, उन कलियों के लिए, बर्ड्स माने कलियां, उन कलियों के लिए दैट ड्रीम, जो सपने देख रही होती हैं। सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम, कुछ वो कलियों की तरह, मतलब उनके जैसा कलर है वो कली जो कि ड्रीम, सपने देख रही हैं,
मतलब वो लड़कियां 17-18 साल की लड़कियां, 19 साल की लड़कियां जिन जिन जो सपने देख रही हैं शादी की, और जब शादी की सपने देख रही होती हैं तो उस समय में दो ही कलर उनके दिमाग में रहता है, रेड एंड ग्रीन। पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। देखो, सम आर फ्लेश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम ऑन द ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल माने कि एकदम शांत होकर के। उस समय में, उस उम्र में क्या हो जाता है, एकदम शांत। ब्रो, ब्रो मतलब आई ब्रो, ऑफ ए वुडलैंड स्ट्रीम, जैसे मन के अंदर में जैसे जंगल में कोई स्ट्रीम यानी कि झरना या नदी जो तेज बहती है, तो मन में उतना ही तेज उमंग है, लेकिन आंखों में पूरा शांति है। और माने और कैसा उनको पसंद आ रहा है, वो रेड कलर की चूड़ियां, उनके मन में ये है। और क्या है, सम आर ए ग्लो, और कुछ चमक रही हैं, विद द ब्लूम माने खिलता हुआ, दैट क्लीव्स जो कि लटकता हुआ पत्ता, हरा हरा पत्ता। सुनो, हरे पत्तों को, जिस तरीके से हरे पत्तों को पेड़ से लटकता हुआ तुम देखते हो पौधों से, अच्छा हरा में भी कई तरह का हरा होता है, पत्तों में भी कई तरह का हरा होता है। एक जो एकदम नया नया खिला हो, लाइट ग्रीन, एस्थेटिक ग्रीन जिसको बोलते हैं नॉर्मली, उसके बाद जो खिल गया है पत्ता, वो एक ग्रीन होता है जो डीप ग्रीन हो जाता है, वही। सम आर ए ग्लो विद द ब्लूम, जो एकदम खिलता हुआ, दैट क्लीव्स जो लटकता हुआ, टू द लिम्पिड ग्लोरी, जो कि लिम्पिड यानी कि क्लियर, एकदम साफ तौर पे, ग्लोरी शानदार, ऑफ ए न्यू बॉर्न लीव्स, नया खिला हुआ पत्ता, उस कलर की चूड़ियां, मतलब नई चूड़ियां, है ना, नई चूड़ियां के कलर वाले चूड़ियां, मतलब हाँ लिम्पिड माने क्लियर। कौन सा कलर, तो 19 से 30 के बीच का मैं बता रहा हूं, ये उम्र भी थोड़ा समझते चलो। और इस उम्र में कौन सा कलर, तो रेड और ग्रीन, लाल और हरी चूड़ियां, और ऑलमोस्ट शादी का एज हो जाता है अब तक, ठीक है ना, ब्याह शादी का एज हो जाता है, तो उस समय का ये कलर और इस कलर की चूड़ियां। मैं कुछ एक चीज पूछूंगा, आप लोग उस चीज को बताइएगा, किताब में ध्यान से देखिए। पहला वर्ड क्या था, पहला सेंटेंस क्या था, बोलिए, फिर से बोलो। अच्छा, बेयर ना, बेयर, बेयर, नीचे देखो तो बेयर वर्ड को किस छंद से मिलाया गया है, कौन से वर्ड से, बेयर, फेयर, हाँ या ना। अच्छा, बेयर को अगर मैं साउंड ए नाम दूं, साउंड ए, साउंड ए, बेयर, साउंड ए, तो उसी के नीचे तो साउंड ए है, बेयर, फेयर, साउंड तो सेम है, इसीलिए वो सेम साउंड यानी कि ए कहलाएगा। लेकिन उसके नीचे देखिए तो वहां साउंड बदल गया, कहां बेयर वेयर था, अब क्या हो गया, अब ब्राइट लाइट हो गया, साउंड बदल गया, साउंड चेंज है, हाँ या ना। यानी इसको हम लोग कौन सा नाम देंगे, बी, साउंड बी, साउंड बी एंड साउंड बी, दो साउंड है वहां पर, लेकिन सेम साउंड है, लेकिन वो बेयर के साथ नहीं मिल रहा है, फेयर के साथ नहीं मिल रहा है, क्लियर, तो इसलिए उसको बी बी साउंड देंगे। अच्छा, आप उसके बाद में आइए, क्या क्या, तो ये कौन सा है, लाइव्स और वाइव्स, अब ये तो साउंड चेंज हो गया, कौन सा साउंड कहलाएगा ये, सी, सी, यस और नॉट, हो गया, ये सेस्टेट का साउंड है, यानी कि 6 लाइन का, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट जो सेस्टेट है, बाकी का जो 6 लाइन है, वहां पर भी जरा मिलाइए, बोलिए तो बताइए, रिस्ट, साउंड फिर बदल गया है, तो वहां पर कौन सा साउंड हो गया, वो डी, डी, हाँ या ना। उसके नीचे में बता मिलाइए, तो क्या होगा, ई, ई, हुआ कि नहीं हुआ,
उसके नीचे बताइए, उसके नीचे क्लीव्स, लीव्स, मतलब एफ एफ, ये जो कहलाएगा, इसी को पोएम का राइमिंग स्कीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए? राइमिंग स्कीम। हर पोएम का अपना अपना राइमिंग स्कीम मीटर है, अलग अलग है। जब इसके पहले वाला जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे, जो इसके पहले वाला चैप्टर पढ़े थे, कौन सा चैप्टर पढ़े थे बताइए? अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। देखें आप लोग कितना समझे हैं उसका राइमिंग स्कीम, बताइए तो आप लोग, आप ही लोग बताइए पहले वाले चैप्टर का। बोलिए, साउंड ए तो शुरू होगा, शुरुआत साउंड ए से शुरू होगा। हाँ बोलिए। फेयर, ए फेयर हमेशा लास्ट वाला वर्ड। हाँ, एक मिनट बताओगे। ए साउंड अगर फेयर है यानी कि साउंड ए है, लेकिन उसके बाद नीचे वाला मिल मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना, यानी वो क्या हो गया? साउंड बी हो गया। उसी के नीचे देखो तो वो दोनों मिल रहा है, बाई मजेस्टाई, है ना? तो ये दोनों मिल रहा है यानी कि बी, लेकिन यही वहां से जाके मिल रहा है, यानी ये क्या हो गया? ए। क्या है? फेयर का वेयर से मिलाओगे तो ए और ए नहीं हुआ। नहीं, पहले हाँ बेयर, फेयर को बेयर से मिलाओगे। सुनो सुनो, देखो अगर थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर लेके जाओगे तो ये तुम मैच नहीं कर पाओगे, याद रखना। इसलिए हंसी मजाक में नहीं, पहले इसको सीख लीजिए, बाद में अब्बा डब्बा को जो करना है कीजिएगा, लेकिन पहले देखिए वो चीज तो मैं भी हंस लूं आपके साथ, तब तो सीखना तो हो गया ना, खाली हंसी मजाक चलेगा? तो या तो सीख लीजिए ठीक से। अब आइए, बेयर से मिला, फेयर का बेयर से मिला, अब फिर वेयर, मतलब नहीं, सी कैसे हुआ? फिर तो वही साउंड है, वेयर है। अब देखिए यहां पर इसको लिखने का भी स्टाइल होता है, तरीका होता है। ये 4 लाइन हो गया, अब इस 4 लाइन को पूरा ऑक्टेव को ऐसे लिखेंगे। अब बोलिए ए, उसके बाद देखिए फिर वही बी, बी साउंड है, हाँ या ना? नया साउंड नहीं है लेकिन वहां पर बी और बी, और लास्ट में एयर, मतलब ए। ये हो गया ऑक्टेव, ये हो गया ऑक्टेव। 8 लाइन, 4 और 4 का, ठीक है। अब आइए लास्ट से स्टेट का साउंड आप लोग बताइए। अब सी से शुरू होगा, अगर नया साउंड है तो सी डी सी, बोलो। अब उसके बाद क्या है? डी सी डी। इसी को कहते हैं राइमिंग स्केल। याद रहेगा आप लोगों को? याद रहेगा? समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताइए? आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो फसलों को देखे हैं, खेतों में फसलों को देखे हैं, पके हुए फसल जिस पर सूरज का रोशनी पड़ रहा होता है? अच्छा, वो जो पका हुआ फसल होता है जिस पर दिन में सूरज का रोशनी पड़ रहा होता है, कोई बता सकते हैं उसका कलर कैसा होगा? धान या गेहूं? गोल्डन कलर, राइट? कौन सा? गोल्डन कलर कह सकते हो, ब्राउन कलर कह सकते हो, ग्रे कलर कह सकते हो, राइट? ग्रे नहीं होता बट मे बी, है ना? तो देखो, और ये इस कलर की चूड़ियां, गोल्डन कलर की चूड़ियां, सुनो, अभी तक हम लोगों ने अनमैरिड गर्ल को रेड और ग्रीन, लाल और हरी चूड़ियों को पहनते हुए देखा। अब उनकी शादी हो गई, शादी हुई है, वो अपने ससुराल पहुंची है, एक दिन बीता है, दूसरे दिन, शादी के दूसरे दिन वो अपना फिर से नया चूड़ी पहन रही है और उसका कलर है गोल्डन। अब समझ में आया? देखिए वहां, सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न। कुछ चूड़ियां
फील्ड्स यानी कि खेत में जो कॉर्न होते हैं, चमक माने जो फसल होते हैं, और उसके ऊपर जो सनलाइट, सनलाइट का मतलब होता है सनलाइट, लाइटेड बाई सन, ठीक है ना, लाइटेड विथ सन, जो कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, माने जो चमक रही हैं। तो वो कैसा कलर की होंगी आप समझ ही रहे हैं, आप ही लोग बता रहे हैं, गोल्डन कलर। मीट फॉर ए ब्राइड, किसके लिए हैं ये चूड़ियां? उन दुल्हनों के लिए है, ऑन हर ब्राइडल मॉर्न। मॉर्न मतलब होता है मॉर्निंग, मॉर्न का मतलब दूसरे दिन का जो सुबह होता है, बहू जब पहुंची है कहाँ, अपने ससुराल, और दूसरे दिन का जो सुबह होता है उस दिन वो गोल्डन कलर पहन रही है। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर। अच्छा, कुछ होता है तो जैसे फ्लेम यानी कि चिंगारी की तरह शादी, और फायर यानी कि आग। अब इसका मतलब ये नहीं कि शादी में आग लग गया चिंगारी की तरह, नहीं, यहां इसका वो मतलब नहीं है। यहां मतलब है एक लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस, एक लंबे समय तलक का एक्सपीरियंस, शादी के बाद का लंबे समय तलक का एक्सपीरियंस। अब समझो तो शादी हो चुका है, अब एक लंबा एक्सपीरियंस चल रहा है, उस समय जो कलर का चूड़ियां होती हैं उसको यहां पर बताया गया। और रिच, अब वो दिखने में भी रिच लगती हैं चूड़ियां। रिच माने धन से नहीं, मतलब हाँ गाढ़े रंग की। और ह्यू मीन्स होता है कलर्ड, बहुत ज्यादा कलर्ड, हाँ रिच कलर ऑफ हर हार्ट्स डिजायर। अब अलग अलग कलर की माने ज्यादा से ज्यादा पहनी हुई चूड़ियां, समझ रहे हो, शादी के बाद दिखते नहीं, यहां तक फैला रहता है, पहन के घूमते रहती हैं सब, वही। टिंकलिंग, जो कि टिमटिमाती हुई सी, माने जब सूरज का रोशनी पड़े या लाइट पड़े तो वो कैसा हो रहा है, टिंकलिंग। एंड लुमिनस, चमकती हुई, लुमिनस मतलब होता है शाइनिंग, चमकती हुई। टेंडर, सॉफ्ट एंड क्लियर, और एकदम साफ साफ। लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर, और इसमें उसका दोनों रहता है, लंबे समय तलक का दोनों रहता है, दुल्हन की हंसी लाफ्टर और ब्राइडल टीयर, दुल्हन की आंसू। यानी अब एक लॉन्ग एक्सपीरियंस की बात हो रही है। अब ये हाथ में चूड़ियां हैं, इनफ चूड़ियां हैं, इसमें कभी हंसी भी दिख रहा है, कभी मतलब क्या दिख रहा है, आंसू भी दिख रहा है। ये सब के साथ वो जिंदगी कट रहा होता है इन चूड़ियों के साथ। अब जो लास्ट स्टेंजा है उसमें हम लोगों को अनुभव करना है 40 से 50 साल के उम्र को, 60 साल के उम्र, 40 से भी, हाँ 40 से ऊपर, 50 भी हो सकता है, 35 से 40, 50, 55, ये सब मान के चलो, उस उम्र के कलर की चूड़ियां। और उस उम्र की चूड़ियां कौन कौन से कलर की हैं? सम आर पर्पल, पर्पल कलर की हैं। पर्पल मैच्योर्डनेस को दिखाता है, एंड गोल्ड प्राउडनेस को दिखाता है। गोल्ड किस चीज को दिखाता है? प्राइड को दिखाता है, गर्व को, कि वो इतने समय तक अपने माने जीवन को क्या कर ली है, बिता ली है, जी ली है। सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे, माने गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे माने उसके ग्रे कलर में उस गोल्डन डिजाइन किया हुआ, नहीं समझे क्या बोलते हैं उसको, परत लगा हुआ या जो भी है ना उसका। फॉर सी, और ये चूड़ियां किनके लिए है? उनके लिए, फॉर सी हु हैज जर्नीड थ्रू द मिडवे, जिन्होंने आधा जीवन बिता लिया। मिडवे कहने का मतलब मिडिल ऑफ लाइफ, जिन्होंने अपना आधा जीवन बिता लिया। आधा जीवन कहां तक आएगा? 40, 50, 60, आप समझ लीजिए 40 तक का अपना जीवन बिता चुकी हैं वो लोग। हुज हैंड्स हैव चेरीज्ड, जिनके हाथ अब चेरीज्ड कर रहे हैं। चेरीज्ड माने होता है नर्चर्ड, नर्चर्ड मीन्स होता है पालन पोषण कर रहे हैं सब। लाल हरी चूड़ियां अब खत्म, मतलब रोमांस खत्म। गोल्ड ग्रे प्राइड माने प्राउडनेस वाला कलर आ चुका है। क्यों?
ये आपको बताता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला लाइफ। ये चूड़ियों से पता चलता है कि नाउ यू हैव बिकम रिस्पॉन्सिबल। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट? डोमेस्टिक लाइफ। अब डोमेस्टिक लाइफ में वो क्या क्या है देखो। Whose hands have cherished, whose love has blazed। अब इनके प्यार को अपना आशीर्वाद मिल चुका है। अब ये आशीर्वाद के रूप में बच्चे जो है ना गोद में खेल रहे हैं। देखो वही लिखा हुआ है। एंड क्राइडल्ड मतलब खेल रहे होते हैं, है ना, फेयर सन्स, उनके माने खूबसूरत से बच्चे, ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट, उनके सीने पर, है ना, उनके सीने पर उनके बच्चे जो है ना क्या कर रहे होते हैं? खेल रहे होते हैं। और उन्हीं बच्चों को वो उन्हीं हाथों से, चूड़ी वाले उन्हीं हाथों से वो नर्चर्ड यानी कि उसका पालन पोषण कर रही होती है। एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड, और वो अपने हाउस होल्ड के काम को कर रही होती है, सर्व कर रही होती है, सेवा कर रही होती है अपना। हाउस होल्ड मतलब डोमेस्टिक वर्क, घरेलू काम, जितने भी घर का काम है, काम धंधा है घर का, वो कर रही होती है। इन फ्रूटफुल प्राइड, और जैसे मानो उस प्राउड के साथ करती है कि उसको अपना मेहनत का फल मिल रहा है, फ्रूटफुल, और कर्तव्य का फल भी मिल रहा है उसको। एंड वर्शिप्स, उन चूड़ियों के साथ वो पूजा पर बैठती है, किसके साथ? द गॉड्स, अपने भगवान के लिए, लेकिन किसके साथ? एट हर हस्बैंड साइड, अपने पति के साइड में बैठ करके अपने भगवान का पूजा कर रही होती है, और अपनी जिम्मेवारियों को क्या कर रही होती है? इन्हीं चूड़ियों के साथ पता चल रहा है कि कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने ड्यूटीज को वो परफॉर्म कर रही है। समझ में आ रहा है? तो उस समय का चूड़ियों का कलर अलग हो जाता है। क्लियर है?